गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि आज हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना करना। जी हाँ, क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल होता है उसके अंदर परमाणु भरे होते हैं, उसके अंदर परमाणु संकुलित होते हैं, क्लोज पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो जब परमाणु रखे रहेंगे उसके अंदर सजाए गए होंगे, सजाने का मतलब है उनकी पैकिंग हुई रहेगी। तो कितना कोई क्रिस्टल कोई क्रिस्टल के अंदर घनत्व ज़्यादा होता है। घनत्व ज़्यादा का मतलब सरल भाषा में समझें तो कोई ऐसा क्रिस्टल होगा जिसके अंदर ज़्यादा परमाणु होंगे, कुछ क्रिस्टल ऐसे होंगे जिनके अंदर परमाणु कम होंगे। तो कम ज़्यादा का मतलब है कि किस तरह से पैक किया गया है। जैसे 3 डिब्बे आप लोग को अलग अलग दे दिए गए, ठीक है, और 10-10 बॉल सभी को दे दी गई। ठीक है, 3 डिब्बे में किसी ने ऐसी पैकिंग की कि 10 डब्बे 10 बॉल उसमें नहीं आ पाई। उतना ही बड़ा डब्बा था, 10 बॉल नहीं आ पाई, किसी ने 10 बॉल को अच्छे से पैक कर लिया। तो अलग अलग तरीके की जो पैकिंग है, यानी जो हमें परमाणु को उसमें कुदरती तौर पर जो भरा गया है परमाणुओं में, क्रिस्टल्स में जो परमाणु हैं व्यवस्थित हैं, तो उनको ही देखना है। उसी को हम सरल भाषा में घनत्व कहते हैं। ठीक है, अगर घनत्व की बात करें तो किसी भी दिए गए आयतन में कितना हम द्रव्यमान या पदार्थ की मात्रा भर सकते हैं। देखिए आपके सामने मैंने एक घनत्व का फॉर्मूला भी, घनत्व को परिभाषित भी कर रहे हैं कि दिए गए आयतन में कोई एक निश्चित आयतन आपने ले लिया। ठीक है, अब इस आयतन मतलब जगह जो घेरी गई जगह है, अब उसके अंदर कितने सारे परमाणु भरे जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु अगर भरे गए तो उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। परमाणु का मतलब जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान मतलब भार, कितना ज़्यादा पदार्थ उसमें भरा जा सकता है, इसी को हम उसको घनत्व कहेंगे। तो क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात आप जान जाइए कि जो हम लोग क्रिस्टल पढ़ रहे हैं, जो हम लोग को क्रिस्टल पढ़ना है वो घनीय आकार के क्रिस्टल पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपके सामने एक घन का चित्र भी लगाए हैं। ये घन का चित्र क्रिस्टल जालक को दर्शा रहा है। कोई भी प्रकार का क्रिस्टल जालक हो या इकाई सेल हो, सभी का आकार क्या होगा, एक घन ही तो होगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक घन लगा दिया आपके सामने। क्लियर है। चलिए, अब इस घन का हम क्या निकालेंगे, घनत्व निकालेंगे। घनत्व के लिए हमें क्या क्या चाहिए। घनत्व के लिए हमें चाहिए होता है द्रव्यमान और आयतन, 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लीजिए आपके लिए इम्पोर्टेंट जो बातें हैं। देखिए, इकाई सेल जो होता है, इकाई सेल बोलिए, इकाई कोशिका बोलिए, एकक कोशिका बोलिए, सब बात एक है। तो इकाई कोशिका में जो कोर की लंबाई होती है, कोर का मतलब किनारे की जो दूरी होती है, जो कोर की लंबाई होती है, ये आपको कोर दिख रहा है सामने। ठीक है, ये कोर किनारे की दूरी, ये किनारे की दूरी, कितने किनारे होते हैं आप जानते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि कितने किनारे होते हैं घन में। ठीक है, तो कोर की लंबाई जो होती, जो किनारे की दूरी होती है, उसका प्रदर्शन हमने ए से मान लिया। किससे मान लिया, ए से मान लिया। क्लियर है। तो एकक कोशिका की कोर की लंबाई हमने ए मान ली। ठोस का जो घनत्व हमने माना है उसको डी मान लिया है। डी मान लेते हैं या फिर इसको रो से भी प्रदर्शित करते हैं। या तो डी से प्रदर्शित किया जाता है या तो रो से। ये इस साइन को हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, इस प्रतीक को बोलते हैं रो। चाहे डी बोलिए चाहे रो बोलिए, प्रदर्शन दिखाने का क्या बोलेंगे, क्या इसको बोलेंगे घनत्व बोलेंगे। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। कोर की लंबाई क्लियर हो गई और ठोस का घनत्व क्या होता है, डी हमने मान लिया। अब होता है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम से दर्शाया गया है। हालांकि इससे पहले हमको चाहिए होगा स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है अभी हम देखेंगे आगे। तो बच्चों आप समझिएगा, घनत्व निकालना है अगर हमें, तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, द्रव्यमान चाहिए और आयतन चाहिए। तो पहले हम द्रव्यमान को पहले देख लेते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है, एकक कोशिका का, या आयतन को ही देख लेते हैं पहले। चलिए, आयतन भी है हमारे सामने। तो घन का जो, किसी भी घन का जो आयतन होगा, तो घन में आप जानते हैं कि ए बराबर ए, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जो होती है वो बराबर होती है लंबाई, ऊंचाई और
चौड़ाई सब बराबर होती है। अगर हम ए को लंबाई माने, बी को चौड़ाई माने और सी को ऊंचाई माने तो ये सब बराबर होता है। और इसीलिए हम लोग ए बी सी अलग अलग नहीं दिखाएंगे, हम लोग ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि हम किसी एक को ए मान सकते हैं। भाई ए मानो चाहे बी मानो चाहे सी मानो, सब बराबर है। तो हमने किसके बराबर मान लिया? ए के ही बराबर मान लिया। क्यों? क्योंकि किसी भी घन में बच्चों जो कोर की लंबाई होती हो एक समान होती है। ठीक है। और आयतन का फार्मूला आप जानते हैं, आप सभी लोग आयतन का फार्मूला, घन के आयतन का फार्मूला जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और हमने क्या कोर की लंबाई मानी है? ए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि ए गुणे ए बराबर ए क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ए ही क्यों माना गया है? क्योंकि ए बी सी, बी को भी हमने ए क्यों मान लिया? क्योंकि ए और बी बिल्कुल बराबर है, क्योंकि कोर की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है घन की आकृति में। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो अगर आपको ये पता चल गया तो आप आयतन भी निकाल लेंगे। आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको देखिए देखने को मिल रही है ये वाली, कि एकक कोशिका का जो आयतन होता है ए क्यूब होता है। यहाँ से आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एकक कोशिका का। ये देखिए, ये पॉइंट देखिए, एकक कोशिका का द्रव्यमान मतलब भार कितना होता है एकक कोशिका में। तो एकक कोशिका का, अच्छा एकक कोशिका की हम बात कर रहे हैं क्यों? क्योंकि एकक कोशिका का जब हम घनत्व निकाल लेंगे तो क्रिस्टल का ही सबसे सरल रूप एकक कोशिका है। तो जितनी भी एकक कोशिका होंगी उससे गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम लोग एकक कोशिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे क्रिस्टल का प्रतिरूप ही तो होता है एकक कोशिका, कुछ अलग नहीं है। क्रिस्टल किसकी पुनरावृत्ति है? एकक कोशिका की पुनरावृत्ति। इसीलिए हम लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं क्रिस्टल की जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो इकाई सेल को ही आधार बना के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एकक कोशिका का जो द्रव्यमान हो किसके बराबर होता है? देखिए, जो द्रव्यमान होता है ना बेटा, वो होता है एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। और ध्यान रखिएगा सभी लोग, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या को हम जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जेड से। तो एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या जेड होती है। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि अलग अलग इकाई प्रकार के इकाई सेल के लिए जेड की संख्या अलग अलग होती है। जैसे सरल के लिए क्या होगी? 1 होगी, फलक के लिए 4 होगी और अंतः केंद्र के लिए 2 होती है। ये जेड क्या है? एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या जेड होती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, आप जानते हैं, पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या जेड हो गई और गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल एम से संकेत देते हैं, प्रतीक। देखिए, मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम है, मगर एक परमाणु की अगर हम चर्चा करेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए तो हमें स्मॉल एम चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ओके, और इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो इकाई सेल में परमाणु की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान, तो पूरा जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमको एकक कोशिका का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा भी हुआ है, यहाँ जेड एकक कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या है। कितने सारे परमाणु हैं वो जेड बताता है। और एक परमाणु का भार जब m है तो जितने सारे परमाणु का भार होगा जेड होगा, तो जेड गुणे m हो जाता है। इसीलिए तो जेड गुणे m ये वाला किसको दर्शाता है? ये दिखाता है एकक कोशिका में का द्रव्यमान, भार, जिसको हम सरल भाषा में भार बोलते हैं कि एक कोशिका का भार द्रव्यमान कितना है। हमें घनत्व के लिए 2 ही चीज़ तो चाहिए, द्रव्यमान चाहिए और आयतन चाहिए। आयतन का सरल फार्मूला है ए गुणे ए, यानी कि ए क्यूब। और द्रव्यमान भी अलग से हमने देखिए यहाँ पे आपको सिखा दिया। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान बराबर जेड गुणे एम। जेड क्या है? जेड आप जानते हैं एकक कोशिका में परमाणु की संख्या है। ये स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम एक परमाणु का द्रव्यमान है। स्मॉल एम क्या है? एक परमाणु का द्रव्यमान। अच्छे समझिएगा, कैपिटल एम मोलर द्रव्यमान है, मगर कैपिटल एम मोलर द्रव्यमान है, मगर हमें चाहिए, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? स्मॉल एम की। स्मॉल एम एक परमाणु का द्रव्यमान है, कैपिटल एम मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल का द्रव्यमान। हमें 1 मोल का द्रव्यमान यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें स्मॉल एम चाहिए। स्मॉल एम क्या होता है? क्या मैंने बोला? स्मॉल एम एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब इस स्मॉल एम में देखिए, स्मॉल एम में ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एम में और कैपिटल एम में जो संबंध है वो ये है, स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम बटा एन ए। अब आप कहेंगे सर एन ए क्या है? तो आप 11th में पढ़ चुके हैं। एन ए एवोगैड्रो संख्या है जिसका मान होता है 6.023 × 10⁻23। तो ये जो स्मॉल एम है ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। ये कैपिटल एम क्या है?
कैपिटल एम क्या है बेटा? कैपिटल एम मोलर द्रव्यमान है। पूरे पर जितने एक मोल, एक कैपिटल एम क्या है? 1 मोल का द्रव्यमान। तो 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा उसमें इससे भाग देंगे एवोगैड्रो संख्या से, तो ये निकल के क्या आ जाएगा? 1 परमाणु का द्रव्यमान। यानी कि आप ध्यान रखिएगा, एम की जगह क्या ध्यान रखेंगे? स्मॉल एम की जगह, स्मॉल एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम बटा एन ए, इसका यूज़ करेंगे हम लोग, फॉर्मूले में बदलेंगे। ठीक है, स्मॉल एम की जगह ये लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है ये बात? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। ये एकक कोशिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान भी आप जान गए, जिसको m से, अब देखिए इसको ब्रैकेट में लिखा है m मोलर द्रव्यमान है। तो मोलर द्रव्यमान में और स्मॉल m में क्या संबंध होता है मैंने सिखा दिया। अतः आप एक फॉर्मूला आया, एकक कोशिका का जो घनत्व होता है जिसको स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर, देखिए क्या लिखा है, हमें शुरू में हमने एक फॉर्मूला देखा था, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पर क्योंकि हम इकाई सेल की बात कर रहे हैं, तो इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन। तो इकाई सेल का द्रव्यमान क्या आया था? अभी ऊपर आया था आपके z इंटू एम आया था ना, z इंटू स्मॉल एम ये आया था। तो देखिए यहाँ पर z इंटू स्मॉल एम लिख दिया गया। ये देखिए फिर से देख लीजिए, z बटा एम यहाँ पे लिखा गया है, z इंटू एम स्मॉल एम बटा ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? आयतन है, ये वाला आयतन शुरू में निकाल चुके हैं, ये वाला आयतन है। तो z गुणे एम बटा ए क्यूब। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि m की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? m की जगह लिख सकते हैं कैपिटल M बटा एन ए लिख सकते हैं। तो लिख दिया गया है। देखिए इस फॉर्मूले में, देखिए इस फॉर्मूले में देखिए आप, z गुणे कैपिटल M बटा ए क्यूब गुणे एन ए क्या है? एवोगैड्रो संख्या है। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला d की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रो, ऐसे लिखा जाता है, चाहे डी लिखे चाहे रो लिखे। तो आपको एक फार्मूला समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर फार्मूला हो गया। ये इसका मेन फार्मूला है। घनत्व तो किसी भी ठोस का, जो क्रिस्टल सेल का जो घनत्व निकालना होगा, डी बराबर जेड एम ए क्यूब इंटू एन ए, ये फार्मूला है। ये बिल्कुल क्लियर फार्मूला हो गया, यही हमको सीखना था। ये फार्मूला आपके सामने है, ये फार्मूले को देख लीजिए अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं फिर से एक बार देख लीजिए। जेड क्या है? परमाणुओं की संख्या। कैपिटल एम क्या है? जो भार है, परमाणु का जो भार है या द्रव्यमान है वो है। ठीक है। ए क्यूब क्या है? ए क्यूब आयतन है। एन ए क्या है? एन ए एवोगैड्रो संख्या 6.023 गुणे 10 की घात 23। ये जानते हो, सभी चीज़ आप जान गए। ओके बेटा, यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ तक आप सभी लोग z का मान क्या है, z किसे क्या है दर्शा रहा है, ये कमेंट में लिखिए। ए क्यूब क्या है, एन ए क्या है, एम क्या, सभी को कमेंट में लिखिए, टाइप करके लिखिए कमेंट में कि सर ये चीज़ें हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो तो बिल्कुल लिखिए, अपना प्रदर्शन बेहतर करिए, ताकि हम अलग से चीज़ों को आपके लिए कुछ जो ग्रुप में मैंने जो बताया है उसमें आपको ऐड कर सकें। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करिए। याद रहे, देखिए कि एकक कोशिका में जो पदार्थ का घनत्व होता है, जो एकक कोशिका एवं पदार्थ का घनत्व बराबर होता है। ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है अन्य विधियों से भी निकाला जा सकता है, मगर हमने जो ये विधि पढ़ी यही हमको देखना है। डी जेड एम, डी जेड कैपिटल जेड एम ए तथा एन ए में से यदि कोई भी 4 ज्ञात होगा तो आप आराम से 5वां निकल जाएगा। डी जानते रहेंगे 5 है, देखिए 5 पैरामीटर है। डी है, देखिए फॉर्मूला डी है, कैपिटल जेड है, एन ए है, ए क्यूब है और जेड है। ये पांचों चीज़ में से 4 चीज़ अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप 5वीं चीज़ निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको इस फॉर्मूले के तौर पे भी देखिए, ये फॉर्मूला है आपके सामने, ये फॉर्मूला भी आपके सामने है। मैंने बताया ना यहाँ पे रो है, यानी कि डी की जगह रो कर दिया गया, तो ये भी वही फार्मूला जेड एम ए क्यूब एन ए। तो ये फार्मूला अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए आराम से, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके जहन में रहना चाहिए। अगर इस फार्मूले को समझ गए तो एक न्यूमेरिकल इस पर देख लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिए। देखिए जेड यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपके लिए लिख भी दिया है मैंने। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, आप जानते हैं। सरल इकाई सेल के लिए जेड क्या होता है, मान 1 होता है। फलक केंद्र के लिए जेड का मान क्या होता है, 4 होता है। अंत केंद्रित के लिए जेड का मान क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है।
कुछ नोट भी आपके लिए है। क्या नोट है? जब आंकिक प्रश्न करेंगे तो उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी? यूनिट की, इकाइयों को बदलना पड़ेगा। तो जैसे लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए आप इसको अच्छे से, आपके लिए है। यदि इकाई सेल के किनारे की लंबाई किनारे की लंबाई मतलब ए, अगर ए किनारे की लंबाई ए ही तो होती है, तो ए की जो इकाई, भाई लंबाई की मात्रक कई होते हैं, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है, पिकोमीटर, नैनोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो यदि अगर पिकोमीटर में दिया होगा, पिकोमीटर में लिखा रहेगा पीएम, पिकोमीटर, किनारे की लंबाई अगर पिकोमीटर में दिया रहेगा बच्चों, तो मीटर और सेंटीमीटर में आप इसको बदलना आपको आना चाहिए। तो कैसे बदलेंगे ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई अंक लिखा है, यहाँ पर कोई अंक दिया है, ये जो x है बेटा, ये x ये किसी अंक को दर्शाता है। मान लेते हैं 5 पिकोमीटर। तो 5 पिकोमीटर दिया रहेगा, तो इसको हमें मीटर में बदलना है। तो हमें किससे गुणा करना है? 5 पिकोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो 5 गुणे 10⁻12 मीटर। तो 5 पिकोमीटर को हमें बदल दिया, 10⁻12 से हमने गुणा कर दिया, तो मीटर में हो गया। अब इसी 5 गुणे 10⁻5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलना होगा तो इसमें क्या करेंगे? 5 गुणे 10⁻10, अब ये सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल सा कन्वर्जन है, इकाई का परिवर्तन है। पिकोमीटर को हमें बदलना है मीटर में, तो 10⁻12 से गुणा कर दीजिए। पिकोमीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर बदलना है सेंटीमीटर में, तो 10⁻10 से गुणा कर दीजिए। तो ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी आंकिक प्रश्नों में, तो आप इसको करेंगे। ये आपके लिए नोट है, इसलिए मैंने इसको नोट में लिख दिया है, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है।